सबसे पहले तो प्रतीक्षा आपको 88% संकुल लखनवास संकुल में टॉप करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो हम आपका इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू में आप बताना सभी दर्शकों को कि आपने संकुल टॉप किया है 88% बनाने के साथ में। 88 अगर परसेंट आपको कम लगती है क्या तो आपने गलतियां कहाँ की है? चाहते थे क्या? सर मैं चाहती थी, मैं 90 बनाना चाहती थी, लेकिन वो मेरी ही कुछ गलतियाँ थी कि मैंने ना लिखने में मेरा टाइम वेस्ट थोड़ा, मतलब फर्स्ट पेपर में मेरा टाइम भी ज़्यादा लग गया था और मैंने टाइम पे ध्यान नहीं दिया था, और दूसरी मैंने राइटिंग पे थोड़ा कम ध्यान दिया। तो आप इन लोगों को आप क्या बताना चाहोगे कि जो मैंने गलतियां की तो आप मत करना? हाँ, तो कहाँ गलतियां हुई वो गलतियां आप नोटिस करके बताओ ताकि ये लोग उस गलती को ना दोहराएं। मेरी फर्स्ट गलती तो ये थी कि मैंने राइटिंग वर्क नहीं किया। मैं अगर लिख कर ज़्यादा याद करती तो उससे मेरी राइटिंग ज़्यादा बेस्ट होती, जिससे मेरे नंबर कम कटते। और एक चीज़ मेरी गलती ये रही कि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई पेपर देते। तो सभी स्टूडेंट का ये रहता है कि टाइम मैनेजमेंट आपको पहले से ही करके चलना है। और टाइम मैनेजमेंट कब होगा? आप राइटिंग स्किल करोगे, अर्थात ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को आपने याद तो कर लिया, लेकिन याद करने के बाद आपको मेमोराइज करना है, वो भी राइटिंग के साथ में लिख करके। तो और हम बात करें कि आपने प्रत्येक सब्जेक्ट को रिपीट कितनी बार किया है, कोचिंग में या घर पे मिला करके एवरेज लगभग कितनी बार एक सब्जेक्ट का रिवाइज किया है? लगभग कोचिंग में हमारा 8 से 10 बार तो रिपीट हो चुका था। नोट करना है इस बात को, 8 से 10 बार रिपीट हो चुका है एक सब्जेक्ट। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे होगा, तो ऐसा किस लिए हुआ कि आपने कोचिंग पे रटे थे या फिर समझे थे? मैंने समझे थे, सर ने हमें इस तरीके से याद करवाए थे क्वेश्चन कि हम अगर हमें कुछ याद ना भी हो तो भी हम समझ के लिख सकते हैं। तो यूं बताओ आप कि रटना इम्पोर्टेंट है कि समझना इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए तो रटना में, मेरे को ना तो रटने में कोई इंटरेस्ट था ना मेरे को रटना आता था। पहले मैं सोचती थी कि रटने से ही होगा, लेकिन सर ने मुझे बताया कि नहीं, समझने से ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ कि ये जो परसेंटेज आपकी बनी है, सब लोग ये सोचते हैं कि भैया हूबहू हमें परीक्षा दिन का लिखना है या फिर किसी परीक्षा बोर्ड का लिखना है, किसी ना किसी पब्लिकेशन का लिखना है। क्या आप मुझे बताओ कि सेम टू सेम लिखने पर वही नंबर मिलते हैं या समझने से लिखने पर तो भी वही नंबर मिलते हैं? नहीं सर, मैंने रट के नहीं लिखे, मैंने सेम टू सेम उसका लिखा भी नहीं है। हालांकि मैं उसका पढ़ती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल उसके जैसा लिखूंगी या बिल्कुल उसके जैसा याद करूंगी। मैं मेरी समझ के हिसाब से लिखती थी, मुझे जैसा समझ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी भ्रांति होगी आपके दिमाग में कि भाई सेम टू सेम लिखेंगे तो ही नंबर मिलेंगे, नहीं। अरे उस क्वेश्चन, उस टॉपिक के बारे में आपको पहले समझ होनी चाहिए कि ये टॉपिक है किसके बारे में। क्वेश्चन अगर आता है तो उस टॉपिक के बारे में आपको पहले समझ होगी, तो उस क्वेश्चन के बारे में भी आप लिख पाओगे। तो टॉपिक के बारे में समझ नहीं होगी तो आप फिर क्वेश्चन के बारे में कैसे लिख पाओगे? तो आप मुझे बताओ कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपने कैसे की? ऑब्जेक्टिव की तैयारी मैंने तो जैसे शिवलाल दीर्घदर्शिका होती है, जैसे कि पूरे ऑब्जेक्टिव आपने खुद याद किए कि आपने जो कोचिंग पे पढ़े थे या स्कूल में पढ़े थे, तो वो पढ़ने मात्र से ही, समझने मात्र से ही कितने परसेंट आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए? जैसे हमारे जैसे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो करवाए थे, उससे ही मतलब 50% ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो ही गए थे। और जो 50% थे वो हमने शिवलाल दीर्घदर्शिका और परीक्षा अध्ययन से की। तो ये इनकी स्ट्रेटजी ये रही है कि जो इन्होंने समझ के जो पढ़ा था उसमें 50 से 60% ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो ही गए थे, लेकिन जो बाकी बच रहे थे ऑब्जेक्टिव वो इन्होंने खुद की मेहनत से समझ के या ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट कर ली। लेकिन जो थ्योरी मार्क रहते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं उसके बाद जो थ्योरी बचती है, तो वो थ्योरी में आपने किस तरह क्वेश्चन राइट किए कॉपी में कि 2 नंबर का था तो लगभग कितनी लाइनों में और कितने शब्द होंगे, 3 नंबर के थे तो कितने शब्द होंगे और कितनी लाइनों में लिखे होंगे, 4 नंबर के थे तो कितनी लाइनों में आपने लिखे, जो आपने वास्तविकता में लिखे वो एक्सपीरियंस आपका शेयर कीजिए। जैसे कि 2 नंबर का था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो
मतलब इस साल कॉपी किया उस मतलब थोड़ा ही मैं आई थी ज्यादा, तो वो 2 से 3 लाइन में कंप्लीट हो पहले काफी आती थी ऐसे, लेकिन इस बार काफी आई थी इस टाइप से, तो लेंथ इस बार ऐसी थी और पहले लेंथ ऐसी होती थी। तो आपने लगभग 2 नंबर के क्वेश्चनों में कितने शब्द लिखे थे? मैंने मतलब जैसे 30 शब्द लिखे 30 शब्द लगभग इतने 2 नंबर के में लिखे थे। और 3 नंबर के में लगभग कितने लिखे थे? जो 3 नंबर का क्वेश्चन था उसमें जैसे वो आता है 90 नंबर का, तो 90 से लेके 95 तक भी लिखे। तो कहने का मतलब ये है कि बोर्ड आपको बताता ही है कि कम से कम इतने शब्द होने चाहिए, लेकिन आपका अगर उत्तर सटीक है तो 10-15 शब्द कम भी चल जाते हैं, लेकिन एवरेज शब्द होना चाहिए 3 नंबर के में 80 से 90 शब्द होना चाहिए कम से कम। और 4 नंबर में लगभग कितने पेजों में लिखे थे आपने? आधे पेज में कि 1 पेज में, 1.5 पेज में? जैसे जो मेरे को सटीक याद था, जैसे पॉइंट वाइज बना के लिखते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन, तो बहुत सारे तो 2 पेज में भी लिखती है, मतलब 1.5 पेज में लिखती है, और जो मेरे को मतलब लगा कि ये सटीक आंसर है, इसे और लंबा नहीं खींचना चाहिए, तो मैंने 1 पेज में भी पूरा किया। तो कहने का मतलब ये है कि 4 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, अगर आप उसके बारे में सही जानकारी देते हो, ऑथेंटिक जानकारी देते हो, तो 1 पेज भी काफी है 4 नंबर के में और पूरे नंबर आपको मिलते हैं। तो फिर मुझे बताइए आप कि आपके जो नंबर कटे हैं, जैसे कि मैं मान के चलता हूँ हिंदी की बात कर लेता हूँ, हिंदी में कटे हैं, तो हिंदी में कहाँ कटने की गुंजाइश आपकी रही है? एक तो सर क्या मैंने घबराहट में 2-3 ऑब्जेक्ट गलत कर दिए। थोड़ा सा मैं यहाँ रोकना चाहूंगा आपको। पहली बात तो आप जब पेपर देने जाते हो, शायद पहला पेपर हिंदी का ही था, हाँ। पहले जब फर्स्ट में पेपर देने जाते हो तो सबसे पहली बात तो है अपने को बिल्कुल शांत रखना है, घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घबराहट में क्या होता है जो क्वेश्चन याद भी रहता है तो वो भी दिमाग से निकल जाता है। बोलो। और एक क्या मैंने ना टाइम नहीं देखा, तो मेरे को टाइम का मतलब जो बड़े क्वेश्चन आए ना उसमें मैंने टाइम भी ज़्यादा वेस्ट कर दिया, इसकी वजह से मेरे को ना टाइम थोड़ा प्रॉब्लम आ। क्या ऑब्जेक्टिव में कुछ गलतियां थी क्या? पूरे सटीक थे ऑब्जेक्टिव आपके लगभग एवरेज? ऑब्जेक्टिव में लगभग मेरे ज़्यादा नहीं तो 2-3 गलत थे। अच्छा, इनकी घबराहट में इन्होंने जो लिखावट थी तो राइटिंग स्किल भी मतलब है ना इनकी थोड़ी सी कमजोर थी। पहले पेपर की बात हो रही है, दूसरे पेपर में तो दूसरे पेपर में आपने गलती सुधार ली। हाँ। अच्छा, तो इनने मतलब दूसरे पेपर में गलती सुधार करके इनकी राइटिंग पे भी ध्यान दिया और समय पर भी ध्यान दिया। अपन ये चाहते हैं कि आपने इतने परसेंट गेन किए, तो लेकिन अगर कोई व्यक्ति 95, 98, 99 लाना चाहता है तो क्या ये स्टूडेंट अगर चाहे तो इतने परसेंटेज ला सकता है क्या? सर वो ला सकता है, बस उसमें जैसे कि मैंने क्या काम की है, मैंने तो राइटिंग में कमी थी। अगर मेरी राइटिंग बेस्ट होती तो शायद मैं इनकी टॉपर्स में आ जाती, लेकिन वो मेरी राइटिंग और मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ी कम परसेंटेज दी। तो नहीं कि अगर एमपी टॉपर लिस्ट में अगर आने के लिए आपको मालवा कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया गया है एमपी टॉपर लिस्ट में आने के लिए? एमपी टॉपर्स लिस्ट में आने के लिए हमें मालवा कोचिंग मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, और हिंदी में तो हमें 95 प्लस लाने के लिए मोटिवेट किया। तो अगर लिखने का एक्सपीरियंस होता तो और अच्छी बेहतरीन परसेंटेज आपके आती है। कि आपने एक सब्जेक्ट को 8-8 से 10-10 बार रिपीट किया है, तो वो कैसे संभव हुआ है मुझे ये बताओ पहले। ये क्योंकि ये जो है ना दर्शक लोग, ये आप ये बोलेंगे कि इतनी बार रिपीट थोड़ी होगा, तो आपने 8-10 बार एक सब्जेक्ट को रिपीट करने की स्ट्रेटजी क्या रही है? वो लेवल के टीचर थे, तो उन्होंने हमें समझा के पढ़ाया, तो उसमें भी हमारा टाइम मतलब जैसे कि समझाने पर भी आपने मतलब मान के चलते हैं कि आप कोई टॉपिक बताते थे तो उसके बारे में आपको कोचिंग के टीचरों ने समझाया आपको, तो फिर समझाते वक्त क्या कोचिंग में याद होता था कि घर पे याद करते थे उसको? नहीं, जैसे सर हमें एक बार पढ़ा देते थे, हालांकि हमें वहीं पे याद हो जाता था, लेकिन अगर जैसे लॉन्ग टाइम के लिए मेमोरी में रखना है तो उसके लिए एक बार रिपीट तो करना पड़ता है। तो ये नोटिस करना इस बात को, अगर आपने कोचिंग पे कोई भी चीज पढ़ी है तो उसको रिवाइज खुद से करना होगा आपको। तो आप मुझे बताओ रिवाइज कितनी बार किया है आपने? जैसे मैंने रिवाइज किया है हर 8 दिन में, तो हमारी बुक मतलब एक बार तो हो ही जाती थी। क्यों? क्योंकि जैसे संडे रहता था तो उस दिन हमारी लॉन्ग क्लासें लगती थी। लॉन्ग क्लास लगभग कितने घंटे की लगती थी? वो उसमें कभी कभार तो 2 घंटे, कभी 3 घंटे, मतलब 6-6 घंटे तक हमारी कोचिंग लगती है।
और ये टीचरों नोटिस ने- करना कि कम लंबी क्लासें बीच बीच में लेना जरूरी है। ये बोल रहे हैं कि 2 घंटे से लगा के 6-6 घंटे तक क्लास इनकी लगी है। तो इससे क्या होता है कि कोचिंग में सभी सामूहिक रूप से बैठे रहते हैं, तो उससे सभी लोगों का क्या होता था, 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का रिपीटेशन पूरा का पूरा होता था। क्या वो लंबी क्लास लगती थी, क्या उसमें पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता था या फिर आधा होता था? वो जैसे सब्जेक्ट जैसे राजनीति है मार वो पे तो नहीं एक दिन में पूरा ही हो जाता था। लेकिन जैसे इकोनॉमिक है तो वो हमें कम समझ में आता था, तो हम उसे थोड़ा धीरे समझना पसंद करते थे, तो वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाता। तो वो संभव हुआ है लंबी क्लासों से। तो लंबी क्लासों से क्या आपको बेनिफिट मिला है, और मिला है तो कितना मिला है? जैसे कि एक छोटी क्लासें रहती थी वो डेली की, उसमें तो फायदा मिला, लेकिन लंबी क्लास लगना जरूरी है या नहीं है, बताओ आप। लंबी क्लास लगना जरूरी है, क्योंकि लंबी क्लास में तो जैसे हफ्ते भर में जो भी पढ़ते थे उसका रिपीटेशन तो जो लंबी क्लास होती थी उसमें होता था, तो उससे ना हमें रिपीट करने में मतलब बहुत आसान है। तो ये स्ट्रेटजी आप बनाते थे कि कोचिंग में ही टीचर बना के रखते थे ये स्ट्रेटजी? नहीं, जैसे अगर हमारा मूड नहीं भी रहता लंबी क्लास कर लेने का, लेकिन फिर भी वो हमें फोर्स करते कि नहीं लंबी क्लास